हार के बाद ही जीत है, क्योंकि हार ही है जो कमियों को सुधारने का मौका देती है, कमजोरियों को ताकत में बदलने का अवसर देती है, अगर आप इसके लिए तैयार हो तो। अब लोकसभा चुनाव और हाल में खत्म हुए विधानसभा चुनावों के बीच करीब 170 दिनों का समय बीता, लेकिन इन लगभग 5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नजरिए और काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क दिखा। जय भवानी, जय भवानी। ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। आज उत्तर प्रदेश की विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। एक है तो महाराष्ट्र का जनमत बीजेपी को बधाई दे रहा है। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया। यूपी में उपचुनावों के नतीजे बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। हरियाणा के रण में जीत की हैट्रिक संजीवनी बनी है। ये जो जीत महाराष्ट्र में मिली, उपचुनाव में मिली और पिछले दिनों जो हरियाणा में मिली, इस पर फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। जो चंद महीने पहले निराशाएं थीं, वो आशाओं में बदली है। उत्सव है, उल्लास है, फिर से नई उमंगें हैं। मोदी है तो बीजेपी के खेमे में लोकसभा चुनावों के बाद बने हालात से उबर जाने का विश्वास दिख रहा है। पांच महीने पहले ही इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत से पीछे रोक दिया था। कांग्रेस ने 1 दशक की निराशा को दूर करते हुए 99 सीटें जीती। यूपी में अखिलेश की रणनीति ने बीजेपी को मात दे दी। महाराष्ट्र हरियाणा में इंडिया गठबंधन बड़ी बढ़त ले चुका था। बीजेपी का विजय रथ हिचकोले खाता दिख रहा था। क्या हुआ जो सिर्फ 5 महीने में भारतीय लोकतंत्र की पिक्चर बदल गई? लोकसभा चुनाव में सुपरहिट दिख रही इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस की पिक्चर बदल गई। सुपरहिट का टैग एनडीए और बीजेपी के ऊपर लगा दिख रहा है। क्या हुआ जो पहले जम्मू कश्मीर, फिर हरियाणा और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के फ्लॉप शो की हैट्रिक लग गई? क्या हुआ जो हर सीट पर जीत के दावे थे, वो पारंपरिक सीटें भी बचा नहीं सके? अभी कल की ही बात है जब मोदी के मैजिक पर ग्रहण लगने की बातें थी। वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। अभी कल तक ही योगी के हाथ से यूपी निकल जाने के दावे थे। भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है, उसको दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठाते। लेकिन बाजी पलट चुकी है। मोदी हिट साबित हो रहे हैं, योगी फिर से उपयोगी और बीजेपी की बल्ले बल्ले। 2024 के चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, गठबंधन को बहुमत मिला। सेक्युलर विचारधारा के माने जाने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार बनाई। कहा जाने लगा कि बीजेपी जिस हार्ड हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करती थी, अब वो नरम पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक नारे ने बीजेपी का गेम चेंज कर दिया और विपक्ष की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बहन को लखपति बनाने
थे तो कटे थे, कटे थे तो कटे थे। बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। जब बटे थे तो कटे थे, बटोगे तो कटोगे। झारखंड का लोग ना कभी बटा है ना कभी टूटा है। अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। इस एक नारे ने जीत की बुनियाद रख दी, हिंदू वोटों को जोड़ने का काम किया और लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के दर्द पर विधानसभा में जीत का मरहम लगा दिया। बीजेपी ने योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे से दो निशाने साधे। पहला हिंदुत्व की एकता का, दूसरा जातियों की राजनीति का। हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी तीनों राज्यों में ये नारा बीजेपी के खूब काम आया, लेकिन इसकी शुरुआत अलग परिप्रेक्ष्य में हुई थी। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होने लगा, तो योगी आदित्यनाथ ने उसके संदर्भ में तब पहली बार ये बयान दिया था। लेकिन ये नारा चुनावी रैलियों में चल निकला। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। इस नारे का पहला इम्तिहान हुआ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में। परिणाम से पहले इस नारे ने चर्चा खूब बटोरी। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छी संख्या में सीटें जीती, तो उसमें इस नारे की भूमिका मानी गई। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, तो इसका श्रेय बटेंगे तो कटेंगे नारे को भी मिला। ये कहा गया कि इस नारे ने विरोधियों की जाति की राजनीति के जाल को तोड़ा और हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोया। इस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सिर्फ एक जगह तो चलता नहीं है, और फिर प्रधानमंत्री को उसको थोड़ा परिष्कृत करना पड़ा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उसी को अपनी ऑफिशियल लाइन भी माना। तो ये नारा कितना चला वो अपनी जगह है, लेकिन इससे योगी की महत्ता कम नहीं होती। योगी को सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं मान लेना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विकास और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बहुत जबरदस्त काम किया है। योगी आदित्यनाथ अपनी रौ में आगे बढ़ते गए और समय के साथ उनका नारा और तेज होता चला गया, जिसका असर ये दिखा कि यूपी में ओबीसी दलित साथ आए, महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी बटे नहीं। विपक्ष बटेंगे तो कटेंगे आसपास जाति, आरक्षण और संविधान के नैरेटिव गढ़ने की बार बार कोशिश तो करता नजर आया, लेकिन बात बनी नहीं। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की लड़ाई है, किसानों की, मजदूरों की रक्षा की लड़ाई है, बेरोजगार युवाओं की रक्षा की लड़ाई है। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, ये सवाल है। बटेंगे तो कटेंगे को जब पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं का साथ मिला, तो इस नारे का भाव और मजबूत हो गया। यूपी की 9 में से 7 सीटें एनडीए ने जीती। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत मिली, तो ये कहा गया कि लोगों ने जाति के ऊपर धर्म को चुना। महज 5 महीने में यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा में
लोकसभा में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में जीत में बदल कर सामने आया। कई अहम कारण रहे, उनमें से एक बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर केंद्रित रणनीति रही। अब की बार 400 पार, अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जब 400 पार का नारा दिया था तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि 400 सीटें बीजेपी संविधान बदलने के लिए मांग रही है। 400 पार का असली मकसद तो यही है ना, इसके पीछे राज ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटाओ और मनुवादी संविधान, आरएसएस का संविधान को लाओ। इसका नतीजा ये हुआ कि दलित वोट बीजेपी से छिटक गए। जाति जनगणना को लेकर भी ओबीसी समाज फिक्रमंद हो गया। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश को वायदा देते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में वायदा देते हैं कि हम जाति जनगणना इसी लोकसभा में पास करवा के दिखाएंगे। और ये जो 50% की दीवार बना रखी है, रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के इसको हम परे कर देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। बीजेपी ने आम चुनाव के तुरंत बाद इस पर काम करना शुरू किया। राहुल गांधी की अमेरिका में आरक्षण पर दी गई स्पीच को आधार बनाकर पार्टी लगातार सक्रिय रही। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. इस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। ये कोई ऑफ द कफ कमेंट नहीं है, वो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में सवाल जवाब दे रहे हैं। अमेरिका गए हैं, हिंदुस्तान में किसी टोले में भाषण नहीं दे रहे हैं। हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया। पंजाबी खत्री समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का 10 साल सीएम रखने से जाट समुदाय में नाराजगी थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसे जाट समुदाय का समर्थन नहीं मिलेगा, इसलिए विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अलग रणनीति पर काम किया। हरियाणा के 75% गैर जाट मतदाता पर फोकस किया। 10 साल से मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को हटाकर ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले मोहन लाल बड़ौली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हरियाणा का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो उसमें इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी को जाट समाज और दलित समाज में अप्रत्याशित सपोर्ट मिला था 60% से ऊपर। भाजपा ने ना सिर्फ जीटी रोड बेल्ट, जिसे आप पंजाबी खत्री बेल्ट कह सकते हैं, और गुरुग्राम फरीदाबाद को लगभग स्वीप किया, लेकिन जाट लैंड में भी जो कांग्रेस पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां भी भाजपा ने कैंडिडेट स्पेसिफिक और माइक्रो मैनेजमेंट करके अच्छा प्रदर्शन किया और जातियों को साधने में उसे अच्छी सफलता मिली। उधर कांग्रेस ने सिर्फ मनोहर लाल की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को केंद्र में रखकर केवल जाट समुदाय यानी 25% वोटर पर अपना फोकस बनाए रखा, जबकि बीजेपी ने दलित व पिछड़े वर्गों के वोटरों पर विशेष ध्यान दिया। नतीजा, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौटी। यही रणनीति उसने महाराष्ट्र में अपनाई। महाराष्ट्र के जातिगत समीकरणों को देखें तो वहां सबसे प्रभावशाली समुदाय मराठा माना जाता है। महाराष्ट्र में मराठा 28% हैं, ब्राह्मण 8%, ओबीसी 33%, मुसलमान 11 से 13%, एससी 12% और एसटी 9%। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ तो बीजेपी ने लगभग सभी वर्गों का ख्याल रखा। उसने मराठा, ओबीसी और अनुसूचित जाति के साथ साथ सवर्ण वर्ग में भी बराबर टिकट बांटे। इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में विपक्ष के संविधान खतरे के नैरेटिव के कारण दलित और बौद्ध मतदाताओं का बड़ा वर्ग महाविकास अघाड़ी की तरफ शिफ्ट हुआ था। बीजेपी ने लोकसभा नतीजों के फौरन बाद दलित और ओबीसी वर्ग की प्रमुख जातियों के नेताओं के साथ बैठकें की। दलित बहुल इलाकों में संविधान यात्राएं निकाली। हमारा जो पार्टी का स्वरूप है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी। हमारी पार्टी
अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में कैसे लाना है, ये मोदी जी के नेतृत्व में इस पर हम काम कर रहे हैं और ये सारे विषय निर्णयों में भी प्रदर्शित होते हैं। दूसरे दलों का जो एजेंडा है वो एक मुखौटा है और मुखौटे के पीछे चेहरा दूसरा है। महाराष्ट्र की कुल आबादी में बौद्ध धर्म का हिस्सा 5.81% है। किरण रिजिजू, जो खुद बौद्ध धर्म से आते हैं, उन्होंने बौद्ध समुदाय के साथ 200 से अधिक बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने अलग अलग जातियों के नेताओं के साथ बैठकें की और उन्हें पार्टी के साथ लाने में सफल रहे। कुल मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में एमवीए को चारों खाने चित कर दिया। सलाह, धैर्य, योजना और सावधानी, ये चाणक्य की राजनीति के 4 सूत्र हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आरएसएस भी इन्हीं सूत्रों पर काम करता है। महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में बीजेपी के परफॉर्मेंस के पीछे संघ की प्लानिंग और बूथ स्तर के मैनेजमेंट को अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में महिला मतदाता, स्थानीय चेहरे और सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी की ताकत जरूर थे, लेकिन इन सब के साथ काम आई संघ की प्लानिंग। नतीजा, बीजेपी महाराष्ट्र में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ स्कोर तक पहुंच गई। लाखों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के चुनाव में छोटी छोटी बैठकें की, पर्चियां पहुंचाई, गोष्ठियां की, वोटर्स जागरूकता अभियान चलाया और मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा होगा, कोई भी ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जाकर के और उनको ये बात पहुंचाए न हो कि देखिए आपके लिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को वोट देना कितना आवश्यक है। और आपको देखा होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में यही कारण है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत बढ़ा और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं। यहाँ संघ ने पार्टी के साथ मिलकर उन 105 सीटों के लिए रणनीति बनाई थी जहाँ विपक्ष को लोकसभा में बढ़त मिली थी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करता है, लाखों बैठकें होती थी, कि कम से कम समाज के हर कोने में उनके हम घरों तक जाए, उनसे हम बातचीत, उनका चाय भी पीते हैं, उनका नाश्ता भी करते हैं और उनसे अपने संबंध स्थापित करके उनको बताते हैं, उन जनजागरण अभियान चलाते हैं क्यों आपको आवश्यक है, भारतीय जनता पार्टी का वोट देना क्यों आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों को एक व्यक्ति 2 घर की जिम्मेदारी दी, जिसका मकसद था हर 2 घरों में वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में संघ और उसके सहयोगी संगठनों ने करीब 60,000 बैठकें भी की। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी जहां सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी की वापसी मुश्किल नजर आ रही थी, कांग्रेस की चुनौती और एंटी इनकम्बेंसी के बीच आरएसएस ने बड़ी भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में कांग्रेस से 5 सीटों का नुकसान हुआ। पार्टी की हार ने बीजेपी नेतृत्व और आरएसएस को सक्रिय किया। 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में आरएसएस और बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए मास्टर प्लान तैयार किया। इस बैठक में उम्मीदवार चयन, ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंच, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं में समन्वय जैसे मुद्दे पर चर्चा की गई। आरएसएस की रणनीतियों में प्रमुख तौर से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, सत्ता विरोधी लहर को लाभकारी योजनाओं और विकास के संदेशों में बदलना, बूथ प्रबंधन को मजबूत करना और स्थानीय नेताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना शामिल था। शाखा में व्यक्ति पर जो संस्कार होते हैं, गण शिक्षक कार्यक्रम लेता है, उसके कारण व्यक्ति बनता है, व्यक्ति निर्माण होता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है, उसमें कर्तृत्व शक्ति आ जाती है। कोई चीज सामने आ गई, ये करना है, तो ये नहीं सोचता मैं नहीं कर सकता, मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ये सोचता है। उसमें नेतृत्व गुण आ जाते, वो सबको साथ लेके चलता है। इसमें कोई शक नहीं, जब भी संकट गहराया है, आरएसएस की रणनीतियों ने बीजेपी के लिए नई राह बनाई है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर पछाड़ते हुए अपनी जीत का परचम लहराया। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी इन नतीजों को उस रूप में नहीं स्वीकार कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये जो नतीजा रहा वो इसीलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि एक तो लोकसभा चुनावों में जो परफॉर्मेंस रहा था और उसके बाद
अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था। इस बार बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक और पीडीएफ फॉर्मूले को मात दी, तो महाराष्ट्र में बागियों पर लगाम कसने में पार्टी सफल रही। उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, ये उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित है। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। 37 सीटों पर जीत हासिल की, तब लगा कि अब बीजेपी के लिए प्रदेश की राजनीति आसान नहीं होने वाली है, लेकिन महज 6 महीने बाद हुए उपचुनावों में ये फॉर्मूला फ्लॉप साबित हुआ। एसपी ने पीडीए के फॉर्मूले पर चलते हुए 9 सीटों पर उम्मीदवारों को टिकट दिया। उनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के थे। कानपुर के सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी, कुंदरकी से हाजी रिजवान, मीरापुर से सुम्बुल राणा और फूलपुर से मुज्तबा सिद्दीकी। टिकट बंटवारा समाज के एक खास हिस्से तक सीमित रहा और इससे पार्टी को व्यापक समर्थन नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यूपी में 9 सीटों में से 6 सीटों पर दलित और ओबीसी उम्मीदवार उतारे, जबकि 3 सीटों पर ब्राह्मण और ठाकुर उम्मीदवारों को टिकट दिया। बीजेपी ने रणनीति में ओबीसी नेताओं को प्रमुखता दी और सहयोगी दलों जैसे निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को साथ रखा। इस टिकट बंटवारे से बीजेपी का चुनावी समीकरण मजबूत हुआ। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने टिकट बंटवारे और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए न सिर्फ समाजवादी पार्टी के वोट काटे, बल्कि खुद के वोट बैंक को भी एकजुट किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने वही रणनीति अपनाई जो पहले अपनाई थी, लेकिन इस बार उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उधर महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी और गठबंधन के सहयोगियों को कई सीटों पर बागियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने बागी नेताओं को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। जिन सीटों पर बीजेपी के लिए बागी परेशानी बन सकते थे, उन पर पार्टी ने विशेष रूप से ध्यान दिया। पीयूष गोयल और विनोद तावड़े जैसे पार्टी के बड़े नेताओं को बागी नेताओं की मान मनोबल के लिए लगाया गया। इसका फायदा भी हुआ। कई सारे बागी जो हार जीत के बीच खड़े थे, उन्होंने पार्टी के पक्ष में बैठने का फैसला लिया। – 2014 के लोकसभा चुनावों में 44 और 2019 के लोकसभा चुनावों में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस को इस साल के लोकसभा चुनावों में 99 सीटों पर जीत मिली। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे कांग्रेस की वापसी के संकेत माना। अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते ऐसा लगा जैसे पासा पलट गया। हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा। रांची में हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे, सिवाय महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी के। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में हार के लिए अब कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। सर्वे के नाम पे और लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के नाम पे कांग्रेस ने जिस प्रकार कार्य किया, कुछ जगह उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस को देने की जरूरत थी ना उतनी, लेकिन कांग्रेस तो किसी को मानने को ही तैयार नहीं थी। जैसा कांग्रेस का सीएम का भी शपथ विधि करना, ये पोजीशन में कांग्रेस बात कर रही थी। 3 महीने पहले एक कार्यक्रम में उद्धव राजीव गांधी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन 3 महीने बाद भी विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के ऊपर ही हार का ठीकरा फोड़ रहे थे। लास्ट के दिन तक सीट अलायंस पे बात करते रहे। सही मायने में देखा जाए तो वो सब काम
प्रचार का रहता है, जनता में जाने का होता है, लेकिन हम लास्ट दिन तक सीट अलायंस पे ही बात करते थे। उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक शिकायत कर रहे हैं कि चुनाव तक कांग्रेस सीट बंटवारे में उलझी रही। कांग्रेस ने जबरन ज्यादा सीटें ले ली। कांग्रेस ने सहयोगी दलों को दबाव में रखा। कांग्रेस की वजह से हार का अंतर बढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की रणनीतियों में कहां कमी रह गई कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, हाल ही में हुए ज्यादातर विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी चुनावी रैलियों में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे। नफरत आपको बीजेपी के लोगों के दिल में मिलेगी। युवाओं को नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बना दिया। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस के लिए उल्टे पड़ गए। नरेंद्र मोदी। हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी यही कहानी दोहराई गई। जो महाराष्ट्र कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां उसे सिर्फ 16 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस 90 में से 6 सीटें ही जीत पाई। विश्लेषकों के मुताबिक हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनावों में वोटों का बंटवारा जाट और गैर जाट के आधार पर हुआ, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दलित समाज में जाटव वर्सेस नॉन जाटव की एक पॉलिटिक्स करी, जो यूपी में काफी टाइम से वो सक्सेसफुली करते आ रहे हैं। तो गैर जाटव समाज में भाजपा को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सपोर्ट मिला। वहीं ओबीसी समाज यानी जो यादव समाज है, गुज्जर समाज है, इन दोनों समाजों पर भी काम किया। तो आप देखेंगे फरीदाबाद और गुरुग्राम क्षेत्र में भाजपा ने लगभग स्वीप किया है विधानसभा चुनाव में। और जाट समाज में भी जो सपोर्ट जेजेपी को था, 14% सपोर्ट उसको मिला था, वो गिर करके 1% हो गया। उसका भी सारा का सारा फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। लगभग 3% वोट शेयर सपोर्ट उसमें से भी भाजपा ने ले लिया। हरियाणा में कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य भूमिका में रहे। टिकट बंटवारे में भी उन्होंने ही फैसले लिए। हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच मनभेद भी जग जाहिर रहा। हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की प्रमुख दलित नेता कुमारी सैलजा के समर्थकों को 9 सीटों पर टिकट देकर साइडलाइन से कर दिया। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता छिटक गए। बीजेपी चुनाव के दौरान हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच टकराव का विमर्श खड़ा कर कांग्रेस पर निशाना साधती रही। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा आपस के अंदर द्वेष है और कांग्रेस के अंदर एक बड़ी गुटबाजी है और गुटबाजी इतनी ज्यादा चली गई है कि 2 धड़े बन गए हैं, वो आपस में नहीं मिल सकते। इतनी धड़ेबंदी कांग्रेस के अंदर हुई है, आपस के अंदर एक दूसरे को ऊपर छीटाकशी करना, एक दूसरे को प्रारोप प्रत्यारोप करना। ये कांग्रेस, क्योंकि ये कुछ लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं, इनके पास संगठन नाम की चीज नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का रास्ता भी बंद रहा। आप ने 90 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। जानकार कांग्रेस की दूसरी चूक सीएम चेहरे का ऐलान न करना मानते हैं। इसका नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने सीएम बनने की ख्वाहिश जता दी। कांग्रेस ने इसका विरोध भी नहीं किया। वोटरों में इसका गलत संदेश गया। मैंने जैसा कहा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जीवन का हिस्सा है, नहीं तो फिर हमको हरिद्वार जाकर बाबा बन जाना चाहिए। वो तो हम है नहीं। मतलब बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। हर व्यक्ति अपने प्रांत का नेतृत्व करना चाहता है, मैं भी नेतृत्व करना चाहता हूं। उधर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का सहारा लिया, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई ठोस नैरेटिव नहीं था। हर समाज में, चाहे वो मराठा समाज हो, ओबीसी समाज हो, दलित समाज हो और मुस्लिम समाज हो, इन चारों समाजों में कांग्रेस पार्टी का या इंडिया ब्लॉक का जो सपोर्ट रहा है वो घटा है। अब वो कैसे हुआ? मराठा समाज में मनोज जरांगे पाटिल ने कोई इस बार ओपन कॉल नहीं दिया कि आप किसको वोट करें या ना करें, तो वहां पर इंडिया ब्लॉक यानी महाविकास आघाड़ी का 7% सपोर्ट कम हुआ। वहीं महायुति का 8% सपोर्ट बढ़ा। मुस्लिम समाज में भी महाविकास आघाड़ी का 19% सपोर्ट घटा है CSDS सर्वे के अनुसार। वहीं 10% सपोर्ट जो है मोस्टली लाडकी बहन स्कीम की वजह से
और क्योंकि अजित पवार एक सेकुलर फोर्स है और उन्होंने भी काफी मेहनत करी माइनॉरिटी वोट के ऊपर, बहुत सारे स्कीम्स, टीचर्स की सैलरी बढ़ाई गई वगैरह, जिसकी वजह से 10% मुस्लिम समाज में भी सपोर्ट बढ़ा। जानकारों की माने तो बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दों पर लड़ा। एक है तो सेफ है। राज्य में हिंदू मतदाताओं के रुझान का ख्याल रखा, इसी के हिसाब से नारे गढ़े। जब भी बटे थे तो कटे थे। लाडकी बहन जैसी लाभार्थी योजनाएं लाए, आरक्षण के सवालों और महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दों के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बनाई। ये काम कर गया और नतीजों में बीजेपी जबरदस्त जीत के साथ सामने आई। पर क्या कुछ चुनाव के नतीजे ये तय कर सकते हैं कि आने वाले दिन किस तरह के किस पार्टी के लिए होने वाले हैं? जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रही, वो ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंच गई हैं। यानी कि इस समय संसद में, राज्यसभा में सोनिया गांधी और लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा एक साथ मौजूद रहेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक मौका होगा राजनीतिक पटल में अपनी छवि को कुछ और बेहतर करने के लिए, या फिर परिवारवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उसे लगातार इस मुद्दे पर भी घेरती रहेगी? मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का लोकसभा में प्रवेश कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में एक नया चेहरा सामने आया है, जो पार्टी के लिए एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार कर सकता है। पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं के समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने। प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार की छठी सदस्य हैं, जो संसद पहुंची हैं। प्रियंका अब तक मां सोनिया और भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव का काम देखती आई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका और राहुल की जुगलबंदी से कांग्रेस को संसद में एक मुखर आवाज मिल सकती है। देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को लोकसभा से पहली वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को एक उम्मीद ये जगी है कि अब आने वाले चुनावों में गांधी फैक्टर का बड़ा असर हो सकता है। इससे हमें और बल मिला है और कांग्रेस पार्टी को भी बल मिला है और वो लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों में बच रहे हैं, जिनको ये उम्मीद है कि जिस तरीके से ये सरकार चल रही, जिस तरीके से भ्रष्टाचार और जिस तरीके से गूंगी बोली सरकार है, इसके लिए कुछ न कुछ लोगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें लोकसभा के सभी सांसदों को इससे बहुत मजबूती मिली, विपक्ष को भी मजबूती मिली और इंडिया अलायंस को भी मजबूती मिली। लेकिन अब अगला बड़ा इम्तिहान कांग्रेस के लिए दिल्ली चुनाव है, जो 2025 की शुरुआत में होने हैं। दिल्ली में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी स्थिति काफी मजबूत की है। दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में लगी हुई है। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे, कोई गठबंधन नहीं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली चुनाव अकेले लड़ने की बात कही थी। अलायंस नहीं होगा, हम दिल्ली में सर झुकाकर अपने काम के बेसिस पे जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव एक बड़ी परीक्षा हो सकते हैं।